एक ऐसी जगह जहां हवा में उड़ते हुए मासूम लोगों के जिस्म नजर आए, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की लाश को उठाता देखा जाए और जहां हर सेकंड एक नया बॉम्ब मस्जिद, हॉस्पिटल और स्कूल पर गिरता नजर आए। क्या आप ऐसी जगह के बारे में तस्वुर भी कर सकते हैं? रिसेंटली गजा से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद मासूम लोगों की बॉडीज हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है और उनमें ज्यादातर बच्चे थे। ये किसी फिल्म या मूवी का सीन नहीं, बल्कि ये गजा की वो हकीकत है जो हर नए आने वाले दिन का मामूल बन चुकी है। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास अटैक का असल कॉन्टेक्स्ट क्या था, बैलफोर डिक्लेरेशन क्या है और इसराइल का नक्शा कैसे बना। दुनिया के बड़े मुल्कों जैसे यूएसए, ईरान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इन सब का इसमें क्या रोल है और क्या सिर्फ बॉयकॉट जैसे एफर्ट से इसराइल को रोका जा सकता है, और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस जुल्म को कैसे रोका जाए। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे हमास के फाइटर्स ने इसराइल पर एक मल्टी प्रोंग्ड सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। गजा से रॉकेट बैराज, मोटराइज्ड ग्लाइडर्स और मोटर बाइक्स के जरिए हमास के फाइटर्स इसराइल में दाखिल हुए। इसराइल का इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसे दुनिया का एडवांस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम माना जाता है, बिल्कुल फेल होकर रह गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में 1400 से ज्यादा इसराइली लोग हलाक हो गए, जिनमें सिविलियंस, बच्चे और औरतें भी शामिल थी। सैकड़ों लोगों को हमास ने बंदी बना लिया, जिनको बाद में गजा ले जाया गया। 1948 के बाद यह अटैक सबसे बड़ा ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन था जो कि इसराइल ने फेस किया। दुनिया भर में इस अटैक को टेररिस्ट अटैक कहा गया। वेस्टर्न मीडिया ने इसको इसराइल के 9/11 के नाम से भी लेबल किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक था या ये एक रिएक्शन था, एक जवाब जो गजा के लोग पिछले 16 साल से ब्लॉकेड और ऑक्यूपेशन की पौ में बर्दाश्त कर रहे हैं। गजा एक 365 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया है जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 2006 से ये इसराइल की लैंड, एयर और सी ब्लॉकेड के नीचे है। यहाँ लोग ना आजादी से सफर कर सकते हैं, ना उनको मेडिसिन मिलती हैं और ना ही वहां पर बिजली होती है। इसराइल यहाँ हर चीज कंट्रोल करता है, जैसे किस चीज की गजा में एंट्री होगी, कौन जिंदा रहेगा और कब एयर स्ट्राइक होगी। यूएन के हिसाब से गजा अब रहने के काबिल नहीं रहा। तो जब आप लोगों को एक जेल में कैद कर दें, उनसे उनका बचपन, फ्रीडम और फ्यूचर छीन ले, तो वो कब तक खामोश रहेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट 7 अक्टूबर 2023 से शुरू नहीं होता, इसकी 100 साल तक जाती है। 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैलफोर ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा, द एस्टैब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल। इसे कहते हैं बैलफोर डिक्लेरेशन। उस वक्त पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था जहां पर 90% से ज्यादा लोग अरब मुस्लिम्स थे। जूज उस वक्त यूरोप में एंटीसेमिटिज्म और होलोकास्ट का शिकार थे। उनका ख्वाब था कि उनकी एक अपनी जमीन हो जहां वो आजादी से रह सकें। ब्रिटेन ने ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन वो ये भूल गए थे कि पैलेस्टाइन एक जिंदा फंक्शनल अरब सोसाइटी है जहां पर कदीम जमानों से लोग रहते आ रहे हैं। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान प्रपोज किया। पैलेस्टाइन को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, एक जूइश स्टेट और दूसरी अरब स्टेट। जूस को 55% जमीन मिल गई, जबकि वो टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 30% थे। यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया गया। अरब्स ने इस पार्टीशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि ये उनकी जमीन है जहां वो सदियों से रहते आ रहे हैं, और मानने वाली बात भी यही थी। 1948 में ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन को छोड़ दिया और 14 मई 1948 को इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन अरब इसराइल वॉर शुरू हो गई, जिसमें ना सिर्फ इसराइल ने अपना पोर्शन रखा बल्कि 23% एक्स्ट्रा अरब लैंड भी कैप्चर करेंगे। इस जंग का सबसे अंधेरा पहलू यह है कि 7.5 लाख फलस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया और 500 विलेजेस को बिल्डोज कर दिया गया। ये था नकबा, जिसे अरबिक में कैटास्ट्रॉफ यानी डिजास्टर भी कहा जाता है। आज भी उन्हीं 7.5 लाख लोगों के डिसेंडेंट्स, जो कि अब मिलियंस में हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। ना उनका कोई पासपोर्ट है और ना ही उनका कोई मुल्क। आज इसराइल के पास दुनिया के टॉप मिलिट्री सिस्टम्स हैं। उनके पास आयरन डोम है, F-35 जेट्स है और न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, जबकि फलस्तीनियों के पास सिर्फ पत्थर और होम मेड रॉकेट्स हैं। इसराइल हर बार जस्टिफाई करता है कि वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में स्ट्राइक करता है, लेकिन जब आप किसी रिफ्यूजी कैंप, स्कूल या हॉस्पिटल को 200 किलो बॉम्ब से गिराते हो तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं, वॉर क्राइम कहलाता है। इसराइल गजा वॉर के बाद दुनिया के पावरफुल मुल्कों का रिएक्शन कुछ इस तरह था। यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है,
हर साल 3.8 बिलियन डॉलर्स इसराइल को एड देता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल पर जब भी सैंक्शंस या सीज फायर रेजोल्यूशन आता है तो यूएस उसे वीटो करके बचा लेता है। अक्टूबर 2023 के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को फुल मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी, और जहां बात आती थी गजा के मासूम लोगों के कत्लेआम की, तो वहां पर सिर्फ खामोशी और खामोशी होगी। सऊदी अरब की बात करें तो उन्होंने सिविलियन डेथ्स को कंडेम तो किया, लेकिन कोई प्रैक्टिकल कदम ना उठाया। उनका मकसद सिर्फ अपनी इकोनॉमी, ऑयल ट्रेड और इसराइल के साथ चल रहे नॉर्मलाइजेशन टॉक्स को बचाना था। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने ओपनली इसराइली मिलिट्री एग्रेशन को कंडेम किया। प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों ने स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्टेटमेंट्स दी और ओआईसी मीटिंग्स में पैलेस्टीनियंस के हक में आवाज उठाया। लेकिन इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लिमिटेशंस की वजह से पाकिस्तान इससे ज्यादा कुछ ना कर सका। अब आते हैं इस सब में ईरान के किरदार पर। ईरान की और इसराइल की कोई नई नहीं है। 1979 के ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद से ही ईरान ने इसराइल के खिलाफ खुली पॉलिसी रखी है। ईरान खुद को मुस्लिम उम्मा का डिफेंडर मानता है। इस पॉलिसी के तहत वो उन तमाम ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इसराइल के खिलाफ हैं, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, हौसी और सीरिया के कुछ मिलिशियाज। तो जब आप ये देखें कि इसराइल के नदरन बॉर्डर पर हिजबुल्लाह रॉकेट फायर कर रहा है, रेड सी में हौसी शिप्स पर अटैक कर रहे हैं और सीरिया इराक बॉर्डर के यूएस बेसिस पर अटैक हो रहे हैं, तो समझ जाए कि ईरान की मल्टी लेयर्ड प्रेशर स्ट्रैटेजी है। ईरान चाहता है कि गजा में होने वाली बर्बरियत का जवाब सिर्फ हमास ना दे, बल्कि पूरा रीजन यूनाइटेड होकर इसराइल के खिलाफ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेशर बिल्ड करे। इसराइल के जुल्म को रोकने के लिए मुस्लिम कंट्रीज में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू किया गया, बॉयकॉट इसराइली और अमेरिकन प्रोडक्ट। केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, पेप्सी, कोका कोला, लेज, इन सब ब्रांड्स का बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कई कंपनीज या तो इसराइल में डायरेक्टली ऑपरेट करती हैं या इनके प्रॉफिट से इसराइल की इकोनॉमी को फायदा होता है। ये बॉयकॉट एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस बन गया है। जो मानना है हमारे हुक्म कुछ नहीं कर रहे तो हम खुद आवाज उठाएंगे, और इस आवाज ने कई मल्टीनेशनल्स को मिडिल ईस्ट में बंद करने पर मजबूर भी कर दिया है। तुर्की और मलेशिया में बॉयकॉट्स के चलते केएफसी के आउटलेट्स को टेम्परेरीली बंद भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बॉयकॉट से इसराइल को रोका जा सकता है? तो इसका जवाब सिंपल है, शायद नहीं। लेकिन ये एक पावरफुल टूल जरूर है। जब आप अमेरिकन और इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करते हैं तो उनकी इकोनॉमी को प्रेशर में लाता है और साथ ही नैरेटिव बदलने का जरिया भी बनता है। लेकिन असल रास्ता सिर्फ बॉयकॉट नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना है, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस के जरिए जो कि इसराइल को इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करे। और सबसे जरूरी बात, मुस्लिम दुनिया को अपनी यूनिटी सिर्फ बयान की हद तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्शन तक लेकर आनी होगी। लेकिन ये सब करने से पहले इसराइल को एक ऑपरेसर और फलस्तीन को एक ऑपरेस्ड कौम मानना होगा, क्योंकि अगर जुल्म को जुल्म नहीं कहा जाएगा तो आज़ादी सिर्फ ख्वाब ही रहेगी। ये जंग सिर्फ मजहब की जंग नहीं है, ये कौम की ज़मीन, इज्जत और जिंदगी की जंग है। जब बच्चे अपने माओ की लाशों से चिपक कर रोते हैं, जब मस्जिदें और अस्पताल तक बॉम्ब्स का निशाना बनाए जाते हैं, तो ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाता, बल्कि ये इंसानियत का इम्तिहान बन जाता है। शायद आज जुल्म करने वाले मजबूत हैं, लेकिन तारीख ने बार बार साबित किया है कि चाहे जुल्म करने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो भी अपने घुटने पर गिरता है। इंसाफ आएगा, लेकिन सिर्फ तब जब हम ईमानदारी से खुद से सवाल करें और खामोशी को तोड़कर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आप भी इस जुल्म के खिलाफ हैं और समझते हैं कि किसी एक मासूम की चीख हवा में नहीं खो जानी चाहिए, तो इस आवाज को आगे लेकर चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो मिट्टी में मिल गए उनकी कहानी को मिट्टी में न दबा दिया जाए।